हाय हेलो एवरीवन। मैं रविंद्र मोरे मेरे यूट्यूब चैनल्स में और मास्टर एकेडमी मोरेश्वर में आपका स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, 3 लेक्चर्स और ये 4th लेक्चर्स है। आज हम टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हम आज देखने जा रहे हैं। टेलर्स मतलब इज द अमेरिकन हु स्टार्टेड हिज करियर, है ना, एंड ही उसने करियर स्टार्ट किया और हार्ड वर्क किया। देन ही बिकम्स द चीफ इंजीनियर। देन ही इंट्रोड्यूस, उसने मतलब सुझाव दिया कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैनेजमेंट के वो साइंटिफिकली सॉल्व करेंगे। ओके, साइंटिफिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, देन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू द साइंटिफिकली। दैट्स वाई इसके लिए वो ही बिकम्स द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट्स। Taylor 1856 and was an American who started his career as a mechanist in a Midwell Steelworks, Philadelphia, and gradually through his hard work and progress rose to the position of the chief engineer, है ना, एक मेन इंजीनियर बन गया। He introduced his observation and experiments based on scientific data। उसने मतलब इंट्रोड्यूस किया his observation और एक्सपेरिमेंट, और साइंटिफिक डेटा से मतलब उन्हें मतलब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किया। टेलर अप्रोच टुवर्ड्स मैनेजमेंट इज टर्म्स एज द साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका अप्रोच था साइंटिफिक मैनेजमेंट का अप्रोच था। जो भी चीज़ें या कंपनी में काम करते मैनेजमेंट, अगर मैनेजर काम कर रहे मैनेज कर रहे हैं तो इसने तो मैनेजर को सब चीज़ें साइंटिफिकली मैनेज करें। साइंटिफिक मतलब क्या है? साइंटिफिक मतलब सिस्टमेटिकली जो भी प्रॉब्लम्स है वो सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली एनालिसिस करना चाहिए। और उससे मतलब और उसके सिर्फ एनालिसिस करके नहीं रुक गया, तो उसने उसके लिए सोल्यूशन भी दे दिया। For this contribution in the development of management thought, he is known as the father of scientific management. That's how scientific management का father बोलते हैं उसको, father of scientific management। ये आपको ऑब्जेक्टिवली आ सकता है। Then that's why Taylor management theory is based on scientific experiments। उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किया वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। ऐसा मतलब थंब बेसिस नहीं है, मतलब अपने हिसाब से नहीं मिल। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट किया। दिस थ्योरी इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। और यही साइंटिफिक अप्रोच डिसीजंस लेने के लिए, हाँ, और सॉल्व देम एट द सेम टाइम, या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प होता है। अकॉर्डिंग टू टेलर, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व साइंटिफिकली टेक्निक्स रादर देन रूल ऑफ थंब। वो क्या बोल रहे हैं? वो जो भी प्रॉब्लम्स है साइंटिफिकली मतलब वो प्रॉब्लम हम लोग सिस्टमेटिकली एनालिसिस करेंगे तो उसके मतलब हम लोग प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल सकता है, रादर देन रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब अपने हिसाब से, हर एक अपने अपने हिसाब से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उसने एक साइंटिफिक टेक्निक बताया, कुछ उसने आगे साइंटिफिक टेक्निक दिया। साइंटिफिक टेक्निक से हम लोग कंपनी के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे। एंड ट्रायल एंड एरर अप्रोच, ट्रायल एंड एरर अप्रोच हम लोग अपने हिसाब से करके देखेंगे, ये देखते हैं ऐसा होता है क्या, वो ट्रायल अप्रोच है ना, मतलब ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू, है ना, मतलब आप क्या है, दैट इज मैनेजमेंट, एंड वांट मैन टू डू एग्जैक्टली। मैनेजमेंट को मतलब एम्प्लॉय से क्या चाहिए, एंड सीइंग इन दैट they do it in the best and the cheapest manner। मैनेजमेंट को एम्प्लॉय से क्या चाहिए एंड मैनेजमेंट हो अब उनके हिसाब से हासिल करके लेता है एम्प्लॉय से, इसके बाद चीपेस्ट मैनर मतलब कम तनख्वाह से, इसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके कुछ प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यही इंपॉर्टेंस है, दूसरे आगे टेक्निक से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वो 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स आपको है एग्जाम में आता है। दिस प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये साइंस है, सिस्टमेटिक एनालिसिस करना पड़ेगा। रूल ऑफ थंब मतलब अपने अपने हिसाब से मतलब वो कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते, है ना। क्या देखो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन का इफिशिएंसी मतलब ज़्यादा काम। द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद द मेथड डेवलपिंग थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। सब्स्टिट्यूट मतलब उसको रास्ता दिया, दूसरा रास्ता दिया। साइंटिफिक क्या, मेथड्स डेवलप थ्रू साइंटिफिक अप्रोच। जो मेथड्स हैं, मेथड्स डेवलप टू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। ओके, रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन अ पर्सनल जजमेंट। हर एक के अपने अपने हिसाब से मतलब वो डिसीजन लेते हैं, वो जजमेंट बराबर नहीं रहते। टेलर इंसिस्ट अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क।
छोटे छोटे काम के लिए भी उसने साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया। दिस प्रिंसिपल इज अ कंसर्न विद सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब एंड नॉट फॉर ट्रायल एंड एरर मेथड्स। कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए मतलब वो साइंटिफिक एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रिकॉर्ड, और जॉब का साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद हमें मालूम पड़ता है क्या वो जॉब को कितना टाइम लेगा। तो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब कितना टाइम में कितना, मतलब कितना टाइम में कितना आउटपुट होना चाहिए, अगर पर्टिकुलर टाइम में कितना आउटपुट होना चाहिए, इस कॉल्ड है ये, मतलब हमें मालूम पड़ता है। और वो हिसाब से देन क्या होता है, मैनेजमेंट को हेल्प होता है, वो हिसाब से हर एक एम्प्लॉय काम करता है क्या नहीं, ये मैनेजमेंट के लिए वो हेल्प होता है, एक टेक्निक मिल जाता है ना, एक सोल्यूशन मिल जाता है। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम मतलब एक है ना, एंड स्टैंडर्ड आउटपुट, कोई जॉब के लिए कितना टाइम लगेगा और उसमें से कितना आउटपुट होना चाहिए। दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी, उससे क्या टाइम भी बचता है और आदमी का एनर्जी भी बचता है, एंड विल रिजल्ट इनटू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट। अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन शीट इनटू बॉक्स कार कैन बी साइंटिफिकली प्लान। मतलब अगर कोई हम लोग आयरन का मतलब रॉ है ना शीट या हम लोग मतलब लोड कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के करते हो, तो भी उसके लिए कितना टाइम लगना चाहिए ये भी उसने इससे बताया। सेकेंड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी मतलब शांति, नॉट डिस्कॉर्ड, है ना, मतलब शांति रखना चाहिए। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय में आपस में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, शांति होना चाहिए, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, है ना। नॉट डिस्कॉर्ड मतलब डिस्प्यूट नहीं है, झगड़ा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, है ना। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन, कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे में तालमेल होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। हेल्प इन मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम, उसमें से कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़ा, है ना, डिस्प्यूट्स कम होते हैं। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, है ना, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट। अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट हो जाए फॉर अचीविंग द डिजायर गोल। उससे क्या होता है, हर एक अपना गोल अचीव कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो, और कंपनी मतलब कंपनी भी मतलब अपना एम्प्लॉय का अच्छा प्रॉस्पेरिटी, उसका भी प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए। हार्मनी मतलब दोनों का शांति होना चाहिए। देन मेंटल रिवोल्यूशन मतलब मैं ना दूसरे का मतलब एक दूसरे का मतलब माइंड चेंज करना, एक दूसरे के तरफ है ना, एक दूसरे का ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्प करना, एक दूसरे के लिए मतलब हेल्प करना। टेलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन। दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। मैनेजमेंट मतलब कंपनी और एम्प्लॉय एक दूसरे का एटीट्यूड, है ना, मतलब एटीट्यूड मतलब ये नजरिया, है ना, एक दूसरे का नजरिया एक दूसरे के बारे में चेंज करना चाहिए, है ना। तो ही क्या होता है, इससे अच्छा रिलेशन मिलेगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को मालूम होना चाहिए क्या मेरी भी मतलब कंपनी के लिए बहुत ज़रूरत है, मैनेजर को भी मालूम होना चाहिए कि कंपनी की बहुत ज़रूरत है, एम्प्लॉय को भी मालूम होना चाहिए कि मेरी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरत है, इसके लिए मैनेजमेंट ने मुझे अपॉइंट किए, है ना। तो वो एटीट्यूड रखना चाहिए। दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स। से प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन आ जाएगा। प्रोडक्टिव मतलब हर केसेस में प्रोडक्शन, हर काम ज़्यादा आ जाएगा और प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना, इसमें कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। एक मतलब इसमें इंडिविजुअल मतलब खुद का, है ना, इंडिविजुअल वैयक्तिक हित नहीं देखना चाहिए, कंपनी के दूसरे के बारे में देखना चाहिए। This principle emphasizes on mutual cooperation between workforce, that is the employee and management. Due to cooperation, trust, team spirit, internal competition will turn into healthy working environment. तो आपस में कंपटीशन नहीं होते हैं, है ना। एक ट्रस्ट मतलब कोऑपरेशन, एक दूसरे कोऑपरेशन करता है। ट्रस्ट मतलब एक दूसरे पे भरोसा होता है। टीम स्पिरिट एकता, एक टीम हो जाता है, यूनिटी आ जाते हैं। इससे कहते हैं, इससे इंटरनल कंपटीशन है ना वो मतलब कम हो जाता है और इससे इट बिकम्स टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसीडर द सजेशन गिवन बाय एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। ओके,
क्यों मालूम है क्या? एक्चुअली काम मतलब एम्प्लॉय करते, वर्क का जो है ना मैन्युफैक्चरिंग में कोई या प्रोडक्शन बनाने में कौन बनाता है? ये एम्प्लॉय बनाते हैं। तो मैनेजमेंट जब भी कुछ डिसीजन लेते हैं, क्या नए प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, तभी मैनेजर को एम्प्लॉय को मतलब एम्प्लॉय को पूछना चाहिए ये प्रोसेस के बारे में। इसके डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉय को पूछना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय को उसके प्रोडक्शन के बारे में मैन्युफैक्चरिंग हो करता है, उसको नॉलेज ज़्यादा रहते हैं। एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स। एम्प्लॉय को अपने कंपनी का एक पार्ट समझना चाहिए। एट द सेम टाइम एम्प्लॉय शुड रेसिस्ट देमसेल्फ फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अननेसेसरी डिमांड्स फ्रॉम मैनेजमेंट। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा अननेसेसरी डिमांड भी नहीं चलने कंपनी से करना चाहिए। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज अ टू पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों कंपनी के पिलर्स है, वो हिसाब से अगर सोचेंगे तो कंपनी का ग्रोथ हो जाएगा और एक दूसरे का भी ग्रोथ हो जाएगा। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हर एक को अपनी जिम्मेदारी के मालूम होना चाहिए। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज अकम्पनी विद द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉइज। मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज, वेयर एम्प्लॉय आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन, है ना। टॉप लेवल एंड मिडल लेवल में क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, प्लानिंग होते हैं ना। प्लानिंग क्या होता है, टॉप लेवल पे थे, एंड मिडिल लेवल पे क्या होता है, मैनेजमेंट अथॉरिटीज वेयर एम्प्लॉय, है ना। मिडिल लेवल में क्या होता है, अधिकारी वो काम करके लेते हैं। टॉप लेवल में प्लानिंग होता है, मिडिल लेवल में क्या होता है, वो काम करके लेते हैं और एक्चुअली काम कौन करता है, एम्प्लॉय करते हैं। वेयर एम्प्लॉयज आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। एक्चुअल एग्जीक्यूशन मतलब अप्लाई करना, कौन अप्लाई करता है, एम्प्लॉय करते हैं, है ना। The reporting is done as per the instruction given by their superior, है ना। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, इनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉय। मैनेजर इसको एम्प्लॉय को हेल्प करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, उनको स्पिरिट करना चाहिए एंड गाइड करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, अच्छा मतलब बताना भी चाहिए, गाइड काम कैसा करना, ट्रेन करना चाहिए। इट हेल्प्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एज वेल एज द एम्प्लॉयज। इससे क्या होता है, मैनेजर्स का और एम्प्लॉय का दोनों का परफॉर्मेंस हो जाता है, प्रोग्रेस हो जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फॉर ग्रेटर इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, ना। दोनों क्या होता है, दोनों का मतलब प्रोग्रेस हो जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्किल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, तो अगर मतलब कंपनी का प्रोग्रेस उनके एम्प्लॉय पे रहता है, दैट्स वाई थस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू द एम्प्लॉयज व्हेन एवर रिक्वायर्ड, है ना। तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग देना पड़े, उनको ऐसे कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाने पड़ते, सेमिनार बनाने पड़ते। इसके लिए बड़े बड़े कंपनी में क्या करते हैं, ऐसे मतलब एनुअली जैसा कॉलेज या स्कूल से कॉलेज में से होता है ना, गैदरिंग रहता है कि ना, ऐसा उनको एनुअली ऐसे प्रोग्राम रहते हैं, ट्रेनिंग रहते हैं, ऐसे सेमिनार रहते हैं होटल्स में, और उधर उनको एम्प्लॉय को हर एक काम कैसा करने का वो बताया जाता है। इट अल्टीमेटली इफेक्ट्स ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन ग्रेटर एफिशिएंसी। हर एक को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है ना, उनको मतलब ट्रेन भी करते हैं, एजुकेट करते हैं और अपॉर्चुनिटी देते हैं इससे, एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, जिससे क्या होता है उसका खुद का भी प्रोग्रेस हो जाता है। नेक्स्ट है लास्ट कंसेप्ट है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक्स, है ना। उसने कुछ टेक्निक बताए, टेलर ने ना कुछ टेक्निक बताए काम कैसा करने कैसे। सम ऑफ द मेजर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजर आर एज फॉलोज। पहला टेक्निक है वर्क स्टडी। वर्क के बारे में कैसा, मतलब वर्क ऐसा होना चाहिए, कैसे टाइम में वर्क के बारे में उसने साइंटिफिकली बताया, एक टेक्निक बताया, हर एक काम या टाइम में होना चाहिए। बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्क फोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट। वो मतलब जो वर्क है ना, प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए। वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज और अ फंक्शन। कोई काम है ना, उसमें कितने हर एक्टिविटीज, वेरियस जितना भी एक्टिविटी है और फंक्शंस हैं, वो मतलब साइंटिफिकली एनालिसिस करना चाहिए। वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक्स सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी। वर्क स्टडी करते हुए उसने कुछ टेक्निक्स बताया। वो पहला टेक्निक है टाइम स्टडी, मतलब एक काम के लिए कितना टाइम लगेगा, स्टैंडर्ड टाइम, और वो उतना टाइम में वो काम होना चाहिए, इसके लिए मतलब टाइम स्टडी बोलते हैं।
It is a technique of observing and recording the time taken by an employee to complete given task, है ना. द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग. ऑब्जर्विंग मतलब अगर जब एम्प्लॉय काम करता है तभी उस वक्त वो कैसा काम करता है, ये मतलब ऑब्जर्व करना, देखने का. एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन, और तभी जो एक्चुअली वो कितना टाइम ले रहा है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो जो टाइम कहता है रिकॉर्ड रखता है. मतलब जो कोई एम्प्लॉय काम करता है तब उस वक्त मतलब देखने का, और वो कितना टाइम लगता है पर जॉब के लिए, वो टाइम रिकॉर्ड करने का. इससे क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड. अभी मतलब कंपनी के हर एक, है ना, हर एक काम के लिए टाइम कितना लगता है ये मालूम होता है. अब ईच एलिमेंट मतलब एक कोई प्रोडक्ट है ना, इज गोड्स इन डिफरेंट प्रोसेस, वो बहुत से प्रोसेस में जाता है, बहुत से स्टेप से जाता है. तो हर एक स्टेप में कितना टाइम लगता है ये मतलब उससे मतलब मालूम पड़ जाता है. इससे क्या होता है, तो एक स्टैंडर्ड टाइम, एक टेक्निक मालूम पड़ता है. दिस इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक यूज फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू पर्टिकुलर टास्क. हाँ, तो क्या होता है, इससे हर एक काम के लिए, हर एक पर्टिकुलर काम के लिए कितना टाइम लगता है ये हम लोग क्या होता है मालूम पड़ता है. देन इट बिकम द स्टैंडर्ड टाइम रिकॉर्ड अंडर गिवन कंडीशन. इट इज यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय एंड टू कंट्रोल कॉस्ट ऑफ वर्क. इससे क्या होता है, मतलब कंट्रोल होता है. एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय मतलब कोई मतलब वो उतने टाइम से काम कर रहे हैं तो मतलब का एफिशिएंसी बढ़ जाता है. अगर नहीं कर रहे तो उसमें कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं. सेकेंड है मेथड स्टडी, मतलब काम करने का तरीका, एक अच्छा तरीका होना चाहिए. वो तरीके से करेंगे तो मतलब सक्सेस हो जाता है. देर आर ऑलवेज वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क. फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग पर्टिकुलर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट बट चैलेंजिंग टास्क फॉर मैनेजर, है ना. एक मतलब है ढूंढना चाहिए बेस्ट मेथड कैसा है काम करने का. इट हेल्प्स टू रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम. इससे क्या होता है, हमारा टाइम कम होता है, रॉ मटेरियल भी नहीं वेस्ट होता है, and improving the utility of all resources as per the predetermined objective. It is helpful in determining the methods for handling the raw materials. raw materials कैसे हैंडल करना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा मतलब है, इंस्पेक्शन कैसे करने का है, स्टोरेज कैसे करना है. इसके हर एक पर्टिकुलर्स के लिए कहते हैं एक अच्छा स्टडी मिल जाता है. नेक्स्ट है मोशन स्टडी. मोशन स्टडी मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एम्प्लॉइज, है ना. उससे भी क्या होता है, अगर जितना ज़्यादा मूवमेंट लगता है तो उसे वेस्ट होता है. तो इट विल ट्राई टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ वर्क प्लेस. ओके, इसे होता है मोशन स्टडी. द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज द मशीन while completing a particular task is a very important. मूवमेंट है ना, काम करते वक्त आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूवमेंट बोलते हैं. तो मतलब है हम लोग ज़्यादा करके कम करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होता है, ही कैन कॉन्सेंट्रेट, तो काम में ज़्यादा उसका टाइम लगेगा और ज़्यादा आउटपुट मिल सकते हैं. इट इज़ हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशंस एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. एलिमिनेटिंग मतलब हम लोग अननेसेसरी, है ना, कम करेंगे अननेसेसरी मोशंस. It also helps in improving the efficiency of employee. Motion technique is used to know whether some elements of a job can be eliminated or the sequence can be changed for smooth flow of tasks. या अगर sequence, उसका मतलब ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, ये हम लोग या देख सकते हैं. Let's say fatigue study. Generally, long working hours without sufficient breaks, target pressure, heavy working tools, and poor working condition result into physical and mental stress. है ना, दैट इज अ फटीग. तो आदमी क्या होता है, स्ट्रेस से काम में क्या होता है, थक जाता है. टारगेट रहता है, सफिशिएंट ब्रेक, अगर कंटिन्यू काम कर रहे हैं उसमें ब्रेक नहीं मिलते हैं तो इट बिकम द टायर्ड, वो थक जाता है. फटीग मतलब थकना, है ना. तो ज़्यादा प्रेशर रहता है, कोई मतलब बहुत से बॉस लोग रहते हैं, जल्दी काम करो नहीं तो ऑर्डर देते हैं, है ना. हेवी वर्किंग टूल्स, अच्छा मतलब बहुत से मशीन पे काम करना पड़ता है. पुअर वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है ना, लाइट नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है या वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है ना. ऐसे कभी कभी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी होता है, इससे आदमी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना, थक जाता है. इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड इफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय. उससे क्या होता है, काम नहीं होते हैं, है ना, उसका हेल्थ भी बिगड़ जाता है. द स्टडी ऑफ फटीग एंड स्टेप्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फटीग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑपरेशनल इफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय.
तो क्या होता है इससे मतलब इसे फटीग से क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे कम करेंगे इसका जो तकलीफ है एम्प्लॉय का कम करने के लिए कुछ रास्ता ढूंढेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब है स्टैंडर्ड अच्छे टूल होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, मशीन्स होना चाहिए, अपडेटेड मशीन्स होना चाहिए। वो अपडेटेड मशीन्स क्या होते हैं हमें अच्छा क्वालिटी देगा और क्वांटिटी भी बढ़ सकता है। विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, टेलर एडवोकेट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। स्टैंडर्डाइजेशन वर्किंग इन्वायरमेंट एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प टू रिड्यूस स्पॉइलेज, है ना, खराब नहीं होता है, एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल, उससे मटेरियल वेस्ट नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल होता है, फटीग अमंग द वर्कर्स। सेकेंड है साइंटिफिक टास्क सेटिंग, है ना। थर्ड है साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब कोई काम मतलब करने का तरीका, ऐसे कितना टाइम लगे इसके लिए। टेलर इम्पोजेस द नीड फॉर फिक्सिंग द फेयर डे वर्क। साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम डूइंग वर्क much below their capacity. By using this technique, employees will complete the tasks according to the standard given, and a management can keep proper control on optimum utilization of workforce. मतलब अगर कोई काम के लिए हमें स्टैंडर्ड टाइम मालूम रहता है तो मतलब वो स्टैंडर्ड टाइम में उतना वो स्टैंडर्ड टाइम से उतना काम कर रहा है क्या नहीं, तो मतलब उससे हमें कंट्रोल मिलता है। एक साइंटिफिक टास्क सेटिंग, टास्क मतलब जॉब, एक मतलब जॉब के लिए इतना टाइम लगता है मैनेजमेंट कहता है, मैनेजमेंट को मालूम है तो मैनेजमेंट सेट करता है क्या ये काम है, ये जॉब है, ये काम इतना टाइम में होना चाहिए, है ना। तो वो क्या होता है उससे उतना टाइम नहीं, वो टाइम में नहीं हो रहे तो क्या होता है मैनेजमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैन कीप द प्रॉपर कंट्रोल और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। नेक्स्ट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जब भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे या एम्प्लॉय को तभी मतलब वो साइंटिफिकली सिलेक्ट करेंगे। साइंटिफिक सिलेक्ट करेंगे मतलब उसका एकेडमिक रिकॉर्ड, उसका पहले कंपनी एक्सपीरियंस, है ना, फिर देखेंगे और उसके बाद उसको हमारा जॉब के बारे में ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे, एजुकेट करेंगे, है ना, उसको जानकारी देंगे, इसको ट्रेनिंग बोलते हैं। मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर्स, है ना। साइंटिफिक सिलेक्शन मतलब अच्छे तरीके साइंटिफिकली देखने के, है ना, रिकॉर्ड वगैरह सब, वो पहले कंपनी में था क्या, उस पर एक्सपीरियंस है क्या, पहला कंपनी क्यों छोड़ा, है ना, उसका फैमिली बैकग्राउंड, ये सब हमें देखना पड़ता है। इट नीड्स टू फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट। एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स इन एन इम्प्रेसिव वे, है ना। सिलेक्ट करते हैं हम लोग प्री डिटरमाइन, हमें मालूम है कि मतलब ये स्टैंडर्ड्स है, वो हिसाब से हमें सिलेक्ट करते हैं। आफ्टर सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। उसको हम लोग काम के बारे में ट्रेनिंग देंगे, जानकारी देंगे। सेकेंड लास्ट कंसेप्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसमें क्या होता है, इसमें 8 foremen to recommended total 8 foremen to control the various aspects of production. हे ऑब्जेक्टिव के लिए आज है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, इन दिस कंसेप्ट 4 क्या मतलब एट प्लानिंग लेवल में मैनेजर रहते 4 और इम्प्लीमेंटेशन मतलब काम करके लेने के लिए, ऐसे उसने मतलब 8 फोरमैन रखे थे, उसमें से 4 प्लानिंग करेंगे और 4 जन काम करेंगे, ये ऐसा है। Functional organization in this concept of Taylor, planning is separated from implementation, है ना। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन उसने क्या किया, सेपरेट किया। दैट मीन्स प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय डिफरेंट पीपल। थस एवरी वर्कर विल बी सुपरवाइज्ड बाय 2 different sets of supervisor. He recommended total 8 foremen to control the various aspects of production. They are categorized as follows. At planning level उसने root clerk tells how work move from one machine to other. Instruction clerk record instruction to complete the work. Time and cost clerk determine time in which work should be completed and work out the cost. Discipline ensure that the worker are working as per the factory rules. And
and at implementation level 4, gang boss actually gets the work done. Speed boss ensure that the work is completed at in specified time. Repair boss handles security and maintain the mechanism. Inspector ensure that the work is done as per the specified standards. According to Taylor, with the help of the proper division of all the activities into planning and implementation, फोर जो है वो प्लानिंग करेंगे और 4 इम्प्लीमेंट करेंगे, काम करके ले लेंगे. मैनेजमेंट कैन डिपेंडली अचीव द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज. अभी लास्ट कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है इसके लिए, डिफरेंशियल पीसेट वेज प्लान. पीसेट मतलब जितना हम लोग काम करेंगे ना वो क्वांटिटी के हिसाब से पेमेंट मिलते हैं. इसमें सैलरी में या हर दिन का तनख्वाह नहीं मिलते हैं. अगर जितना हम लोग यूनिट कंप्लीट करेंगे या पीसेस कंप्लीट करेंगे वो पीस के हिसाब से क्या होता है, पीस के हिसाब से हमें या पेमेंट जो या रेम्यूनरेशन मिल जाता है. इससे क्या होता है समझ क्यों मालूम है क्या, अगर जब लोग हम लोग एम्प्लॉय को हर दिन का तनख्वाह फिक्स करते हैं ना तो एम्प्लॉय क्या करता है, अगर काम नहीं करेगा तो पेमेंट मिलने वाला है. इसके लिए एम्प्लॉय क्या करता है, काम ज़्यादा नहीं करते, कंपनी को आउटपुट नहीं मिलते है ना. इसके लिए यह सजेस्टेड डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान है ना. रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स इन अ सच ए वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन अ स्टैंडर्ड आउटपुट. मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट दिया जाता है ना कि ये टाइम में इतना आउटपुट होना चाहिए, इतना क्वांटिटी कंप्लीट होना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा मिलेगा और उससे कम कर गए तो उसको मतलब कम तनख्वाह मिलेगी है ना. टेलर सजेस्टेड द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. उसने डिफरेंट पीस वेज सिस्टम सजेस्ट किया. क्या है वो, हायर रेट्स आर ऑफर टू एम्प्लॉयज हु कंप्लीट द वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अंडर द सिस्टम है ना. वो स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है हर एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर क्वांटिटी होना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा हायर रेट आर ऑफर, उसको ज़्यादा रेट देंगे. ऑन द अदर हैंड इफ एन एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस बिलो द स्टैंडर्ड ही शैल बी गिवन लो रेट है ना. सपोज अगर 1 घंटे में 10 क्वांटिटी होना चाहिए है ना, तो 10 क्वांटिटी का सपोज हर एक का 100 रुपये. अगर कोई मतलब 10 के बजाय 12 कर रहे हैं तो उसको ले 100 के हिसाब से देने के बजाय हम लोग 120 देंगे तो 12 × 120 वो इसको पेमेंट मिलेगा. अगर कोई 10 नहीं कर रहे हैं, 8 ही कर रहे हैं तो उसको 100 का रेट नहीं मिलेगा या 80 का मिलेगा है ना. 8 क्वांटिटी × 80 ऐसे सबसे उसको मिलेगा. डिफरेंट पीस रेट सिस्टम इसमें बात है. He shall be given this technique motivate employee to attain higher standard performance and earn wages, that is the remuneration at a higher rate. अब तक हम लोगों ने प्रिंसिपल से चैप्टर्स खत्म किए और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो एंड बी सेफ एंड स्टे एट होम एंड कमेंट्स जरूर लिखना.